Session is being recorded. And this is Sir Sibur Rahman, and this is our second lecture. First one was the introduction, the second one was on the sound. और मुझे उम्मीद है आप साउंड पे काम करेंगे. मेरे लेक्चर को सिर्फ लेक्चर की हद तक ना लें, मैंने आपको मंथली टारगेट दिया था. आप अपने फ्री टाइम में उन मंथली टारगेट्स पे काम कीजिए, इंडिविजुअल साउंड्स को सीखें. उसके बाद जिस तरह से मैंने आपको YouTube की एक वीडियो का रेफरेंस दिया था, उस वीडियो को सुनना है तो सुनना है. फिर क्या ये मत कहिएगा सर वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, 1 महीना हो गया. 1 महीने का टारगेट क्या है? यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस. आपको देखो एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव करना एक बहुत बड़ा टारगेट है नहीं है? सो इट्स बेटर टू इम्प्रूव समथिंग इन अ मंथ. मैंने बता दिया इस मंथ में फ्लुएंसी नहीं आती. In first month we don't work on fluency, we work on fluency indirectly. हम काम कर रहे हैं फ्लुएंसी के ऊपर. फ्लुएंसी का मतलब ये है कि आपके अंदर पहले ये एबिलिटी हो कि आप एक वर्ड को सही प्रोनाउंस कर सकते हैं. If you have an ability of pronouncing every word clearly, so your fluency will be appreciated. But if you are saying go straight and take a left turn, there will be a parak. So nobody will appreciate this fluency. When you are making blunders, you are mispronouncing words. So you have to improve it in the very first month. अपने फर्स्ट मंथ का टारगेट सेट कर लीजिए. मुझे अपने प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव करना है पहले महीने, और कुछ इम्प्रूव नहीं करूंगी मैं. अगर ये बात जहन में है, माइंडसेट बना लिया है, दूसरे तीसरे महीने का मैंने बता दिया, दूसरे और तीसरे महीने में फ्लुएंसी आएगी. नहीं आएगी रिवर्स मार देना, आगे जाना बेकार है. तो सर वो पैसे दोबारा देने पड़ेंगे. रिवर्स बेटा, जब मेहनत नहीं करोगे अभी तो फिर खर्चा तो होगा ना. तो एक ही दफा खर्चा करो और मेहनत करो. If you keep working hard, I'm telling you, you will receive the results. मेहनत करेंगे तो सिला मिलेगा, ये बात फैक्ट है. I have been working hard in online teaching, so आज मेरी हर पूरे सेशन में 300, 400, 500 बच्चे पढ़ते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को मिलाकर. I have been working hard. मेहनत करो, your hard working will pay you, whether physically, whether online. Okay? So बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है, और वो क्या है? सिंटैक्स, अल्फाजों की तरतीब. हम लोग हमें प्रॉब्लम पेश आती है कि हम अल्फाजों को जोड़ नहीं पाते. और वो अल्फाज क्यों नहीं जोड़ रहे होते? क्योंकि जोड़ने वाली जो स्टिक है ना, वो हमें दी नहीं. हमें वो ग्लू दिया ही नहीं है जिससे हमारा सेंटेंस जुड़ता है. क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? अभी आप देखिएगा. एक बुनियादी बात जिससे हमें महसूस होता है कि स्टूडेंट मिस्टेक करता है, वो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. कुछ लोग कहेंगे ऊपर वाला सेंटेंस आपने वर्ड ऑर्डर गलत लिखा है. बेटा वो उर्दू का वर्ड ऑर्डर. आई इंग्लिश टीच. सर ये जुमला गलत है. मैंने कब कहा सही है? लेकिन इसकी उर्दू करो तो ये सही लिखा हुआ. मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ. आई इंग्लिश टीच. लेकिन आई टीच इंग्लिश क्या होता है? मैं पढ़ाता हूँ अंग्रेजी. इंग्लिश में बोला जाता है आई टीच इंग्लिश. अगर आप मैं इसका तर्जुमा करूँ तो मैं पढ़ाता हूँ अंग्रेजी. यही एक प्रॉब्लम है, यहीं से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम, कि जो वर्ड ऑर्डर हम सोच रहे होते हैं कभी कभार वो वर्ड ऑर्डर नहीं होते. जैसे मैं अभी कुछ और लिख रहा हूँ, मैं आपको बता दूं मेरे हर सेशन में नई बातें होती हैं. ठीक है ना? कभी कभार मेरे लाइव सेशंस रिकॉर्ड नहीं होते, मैं प्रीवियसली अपलोड कर देता हूँ. बट दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट विल बी अपलोडेड इन गूगल क्लासरूम एंड मे बी ऑन यूट्यूब एज वेल एज. सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे नहीं होते. अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई कॉल्ड हर yesterday. ये एक वर्ड, मैंने कुछ वर्ड्स को जोड़ दिया.
अगर मैं इसको यूं करूं, yesterday I called her, मैंने अल्फाजों को जोड़ने की वर्ड ऑर्डर मैंने किसी और स्टाइल से, I yesterday called her, ये देखिए। अब ये मुझे पता है क्योंकि मैं इंग्लिश बोलता रहता हूँ, आप लोगों ने भी ये वर्ड ऑर्डर सुना होगा। हाँ, यस्टरडे को सेंटेंस के आखिर में ले आओ, शुरू में ले आओ, यस्टरडे को वर्ब से पहले ले आओ। I take online classes, ठीक है, for improving spoken English। अब यही बात अगर मैं कहूँ किसी और स्टाइल से लिखो तो कुछ बच्चे फट से बोलेंगे फॉर इम्प्रूविंग स्पोकन इंग्लिश, कॉमा आई टेक ऑनलाइन क्लासेस। अब ये देखो, ये चीज जो है ना, जो मैं अभी आपके सामने मैं कर रहा हूं, ये है वर्ड ऑर्डर, अल्फाजों को जोड़ना, सेंटेंस को जोड़ना, फ्रेज को जोड़ना। आई टेक ऑनलाइन क्लासेस। अब यही हमारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि सर हमारा सेंटेंस जुड़ता नहीं है, हम बात को मुकम्मल नहीं कर पाते, अटक जाते हैं। अच्छा, जब अटक जाते हैं तो डेफिनेटली यू हैव नो फ्लुएंसी। फ्लुएंसी भी यहाँ पर इस चीज से मुतासिर होती है, क्यों? सेंटेंस जुड़ ही नहीं रहा है। फ्लुएंसी किन किन चीजों से मुतासिर होती है? व्हेन यू डोंट हैव इनफ वोकैबुलरी, व्हेन यू डोंट हैव इनफ ग्रामर, एंड व्हेन यू आर नॉट good at structural words। मैंने क्या कहा? When you are not good at structural words। सर गुड एट होता है या गुड इन होता है? मैंने तो सर बचपन से गुड इन सुना है। यही सुना है ना आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठा कर है। गुड इन सुना है सर। आई एम गुड इन मैथमेटिक्स। गुड एट तो नहीं सुना। एक गुड इन वाले एक हाथ उठाए, बाकी माशाल्लाह अंग्रेज के बच्चे, विदेश से दो। गुड इन सर हमने तो कुछ सुना ही नहीं ना, हमारे इलाके में बोले नहीं जाता। ठीक है, तो गुड इन, दिस इज अ कॉमन एरर ऑफ पाकिस्तानी इंग्लिश। गुड इन नहीं होता, गुड एट होता है। अपने पास याद रखिए, लिख ले, याद रख ले, गुड एट नॉट गुड इन। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं कंटेंट वर्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स। बेटा, कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स की जब मैं बात करता हूं ना, तो ये कंटेंट वर्ड्स तो आपने बहुत सारे याद कर लिए। यू हैव बीन लर्निंग कंटेंट वर्ड्स, यू हैव बीन लर्निंग फॉर अ लॉन्ग टाइम सिंस योर स्कूल लाइफ। हर याद है जब कोई चैप्टर पढ़ते थे तो चैप्टर के बाद डिफिकल्ट वर्ड्स की हेडिंग डालते थे, एक तरफ वर्ड्स लिखते थे, फिर उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखवाती थी और उसके आगे मीनिंग्स लिखवाती थी, उर्दू मीनिंग्स, और उसका एक सेंटेंस फिर बनवाती थी। वर्ड मीनिंग के बाद सेंटेंस, ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है इंग्लिश पढ़ाने का स्कूल्स में। सो हमने क्या किया, हमने वोकैबुलरी को जमा किया। यानी कि आपने सरिया जमा कर लिया, रेता जमा कर लिया, लकड़ी जमा कर ली, और मजदूर भी आ गए, लेकिन सीमेंट भी आ गया। यही चाहिए होता ना एक घर बनाने के लिए, बस पानी नहीं था। बना लो घर। आपने कहा यार पानी मोहल्ले से ले लेंगे, कितना ले लोगे? पानी टैंकर डलवा लेंगे, कितने डलवा लोगे? इसका मतलब ये है कि आपके पास पानी अपना होना चाहिए, मतलब आपके पास यू शुड हैव गुड इनफ वाटर। घर बनाने में काफी पानी खर्च होता है भाई। इट्स नॉट इजी टू मेक बिल्ड अ हाउस विदाउट वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? बेटा, जब आप एक सेंटेंस बनाते हैं ना, तो आपके पास नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तो आ गया, बट यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरल वर्ड्स।
सर क्या कह रहे हैं आप? हमें तो ये नहीं पता स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल वर्ड्स ऐसे अल्फाज जो आपके सेंटेंस को जोड़ते हैं। सेंटेंस को भी कोई जोड़ता है? हमें तो ये भी नहीं पता। सेंटेंस को भी कोई जोड़ता है सर, वो तो बेटा मतलब क्या क्या मतलब है आपका सेंटेंस को कोई जोड़ता है? How will you connect your words? How will you connect your ideas? How will you combine your ideas with the help of structural words? Structural words की definition भी सुने। Structural words are meaningless, but they make your sentence meaningful. यकीन नहीं आ रहा? आइए मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ विदाउट स्ट्रक्चरल वर्ड्स। He went Lahore, his friend PIA, attend important event cancelled, he came back, train Sunday। कितना अच्छा बोला मैंने, सर क्या बकवास कर रहे हैं आप? काफी बकवास। देखिए जब आप स्ट्रक्चरल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छा यही प्रॉब्लम है हमारी। प्रॉब्लम क्या है हमारी राइटिंग में? एरर्स क्या है? तो कॉपीज चेक करते हैं बच्चों की, तो हमें नजर आता है कि एक राइटर क्या मिस्टेक कर रहा है। एक बच्चा जब लिख रहा है तो गलतियां क्या है? आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स। वर्ब की मिस्टेक्स होगी, वो चले टेंसेस पढ़ लो, मॉडल्स पढ़ लो, पैसिव पढ़ लो, तुम्हारी वर्ब का मसला हल हो गया। लेकिन आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस ये कोई एक दो दिन का गेम नहीं है, लाइफ लर्निंग है ये। हमारे किताबों के आखिर में लिखा हुआ है, प्रपोजिशन की किताब के आखिर में वो अपना बात लिखता है, कहता है यू कैन नॉट लर्न प्रपोजिशन, यू लर्न प्रपोजिशन, you cannot learn prepositions from the books, you cannot memorize them, you cannot cram them. You learn prepositions with your exposure when you use them in your conversation. So when you expose yourself with this language, you learn preposition। कहते हैं जितना आप इसको अपने आप को एक्सपोज करेंगे इस लैंग्वेज से, आप उतने ज्यादा prepositions को सीखेंगे। कोई रूल्स नहीं है। प्रेपोजिशन के लेक्चर्स लोग देते हुए डरते हैं, आर्टिकल्स पढ़ाते हुए डरते हैं, कंजंक्शंस पढ़ाते हुए डरते हैं। क्यों? बिकॉज रूल्स आर वेरी बैगी, दे आर डिफिकल्ट टू मेक स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इसका मतलब है पढ़ाना छोड़ दें भाई? लेकिन बताएं दो बच्चे को कि चलो जब तुम रीड करो तो भाई आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस को फोकस करें। आज एक अपने बहन भाई की किसी की बच्चे की इंग्लिश की बुक उठा लीजिएगा, करना है आज रात सोने से पहले, एक पैराग्राफ उसमें से एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। एक पैराग्राफ कोई सा भी स्टोरी हो, लिखी हुई हो, और उस पैराग्राफ के अंदर आज रीडिंग का जो मेयार हो ना, जो रीडिंग का फोकस हो, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, और उसको जरा अंडरलाइन या सर्कल कीजिएगा। और फिर देखिएगा इस पूरे पैराग्राफ में किस तरह से प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स का इस्तेमाल हुआ, कैसे कंजंक्शन जुमलों को जोड़ा गया है, कंजंक्शन कैसे आइडियाज जुड़े हैं, किस वर्ब से पहले कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है। ये फोकस होगा ना, टेलिंग यू विल इंप्रूव योर रिटन स्किल्स। आप अपने रिटन स्किल्स को इंप्रूव करना शुरू कर देंगे, आपके स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होंगे। आप लोग क्या करते हैं सर? वोकैबुलरी याद करा दें। अबे वोकैबुलरी का अचार डालोगे जब जोड़ना नहीं आता। अगर मैं सिर्फ कंजंक्शन वर्ड, स्ट्रक्चरल वर्ड्स बोलूं, टू, विद, बाय, टू, एंड, बट, द, एंड, बाय, ऑन, क्या बकवास कर रहे हैं सर? बाकी बकवास ही थी, कुछ समझ नहीं आया। स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर मीनिंगलेस। एम, टू, विद, ऑन, बाय, एट, टू, एंड है। आई गोइंग लॉर माय सन सैटरडे डाइवो 9 PM अटेंड इंपॉर्टेंट मीटिंग। क्या कह रहे हैं सर? मैं समझ ही नहीं आ रहा। यही होता है जब आप लोग कुछ लिखते हैं ना तो लोगों को समझ नहीं आता, बिकॉज यू मेक ग्रामेटिकल एरर्स। वो ग्रामेटिकल एरर्स क्या है? टीचर ये बोल देता है यू हैव मेड सो मेनी ग्रामेटिकल एरर्स। बच्चे को बता दो तो कौन सी गलतियां कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बगैर देखे आपकी राइटिंग को बता दूं कि आपकी गलतियां क्या होंगी। आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब्स और वर्ब। वर्ब की गलती आप इंप्रूव कर लेते हैं, लेकिन जो
ऑक्सिलरी वर्ब्स की गलती आप इम्प्रूव कर लेते हैं, आर्टिकल्स की गलती आप इम्प्रूव कर लेते हैं, कंजंक्शंस इम्प्रूव कर लेते हैं, प्रेपोजिशंस आखिर में जाके इम्प्रूव कर लेते हैं। मैंने जो जिस ऑर्डर में बोला है ना, वो ऑर्डर मैटर करता है। वर्ब इज नॉट अ दैट मच अ बिग प्रॉब्लम, ऑक्सिलरी वर्ब नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रेपोजिशन, सब उससे छोटी कंजंक्शन, उससे छोटी आर्टिकल्स, देन ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो बेटा इनको फोकस करना है, ठीक है। देखो जब हमें एक बात पता ही नहीं होती ना कि हमें पढ़ना क्या है, हमारी गलती क्या होगी, हमारी गलती क्या होगी, हम क्या मिस्टेक करते हैं, हमें कोई अपनी हमारी मिस्टेक नहीं बताता, मैंने आपको बता दी बगैर देखे, these are your mistakes, articles, preposition, conjunction, auxiliary verbs। अगला ये चौथा लेक्चर वर्ब के ऊपर है, ऑक्सिलरी वर्ब दिमाग में ठोक दूंगा मैं, मसला नहीं है। वर्ब की गलती नहीं करोगे तुम लोग 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, लेकिन जो गलती तुम लोग करते रहोगे वो कौन सी है, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस। इसलिए सर आज आपको रात 11 बजे के बाद जब फ्री होंगे तो आपको 2 वर्कशॉप्स की रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे, एक आर्टिकल्स पर और एक प्रेपोजिशंस पर। अल्लाह का वास्ता आपको सुन लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा। आगे चलते हैं, सेंटेंस बनाने जा रहे हैं हम, एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस से पहले मैं कहता हूँ वर्ड पर आते हैं। हम वर्ड बनाते हैं, लेटर्स को जोड़ते हैं, वर्ड बनता है। वर्ड के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। अगर आप उसको और गहराई में जाए, वर्ड लेवल के ऊपर भी अगर हम बात करें तो वर्ड के अंदर भी अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, लेकिन हम वर्ड से आगे जा रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। लेकिन वर्ड सेंटेंस से पहले एक और चीज बन जाती है, और वो क्या होती है, फ्रेज। कुछ अल्फाजों को जोड़ दें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस सम मीनिंग। आपने कुछ वर्ड्स को जोड़ा और क्या बन गया, इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप, इन शॉर्ट, इन अ नटशेल। बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, a group of words which gives us complete meaning। अगर मैंने कहा in the class, क्या in the class, क्या सर असीम in the class, क्या in the class, क्या नहीं समझ आ रहा, क्लास में चूहा आ गया है, क्लास में लाइट नहीं है, क्या। but when you talk about sentence, it gives you complete meaning। a sentence may end on full stop, a question mark or a mark of exclamation। sentence 3 चीजों पे end होता है, याद रखिएगा, full stop, question mark और mark of exclamation। Ali is good at English, Ali is good at English, full stop। ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होता, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वो भी फुल स्टॉप पर एंड होगा। आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, फुल स्टॉप। अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर असर्टिव सेंटेंस हो। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इकरारिया इंकारिया दोनों, यानी अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। आर यू टायर्ड, क्वेश्चन मार्क आ गया। जब आपके पास कोई नॉर्मल क्वेश्चन हो या क्वेश्चन में WH वर्ड हो तो आखिर में आप क्वेश्चन मार्क लगाए। लेकिन कभी किसी ने ये सुना है, मैं हर लेक्चर में कुछ नया बताता हूँ। नॉलेज देखिए, नॉलेज इज अनलिमिटेड ना, इट नेवर फिनिशेस। मैं जितना पढ़ाता हूँ अपनी नॉलेज का, हर सेशन में 6 महीने में ही पढ़ाया अभी तक। एक क्लास मेरा 6 स्टेज पे जा रही है, वो 6 महीने से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह बच्चे, बहुत अच्छा बैच जा रहा है वो। तो उनको जितना पढ़ाया वो मेरी नॉलेज का 20% है। तो अब कोशिश करता हूँ हर क्लास में कुछ नया ऐड करता रहूँ, ताकि जो रिकॉर्ड हो रहे हैं सेशंस, उसमें अगर आप मेरे एक लेक्चर को बार बार सुने, यू विल लर्न समथिंग न्यू। हो सकता है आपके आप में से कोई इस सेशन से पहले वाले सेशन में भी हो, 6 से 7 वाले में, उसमें जो पढ़ाया पढ़ाया यही है, लेकिन अब कुछ और भी चीजें ऐड हो रही है। यू आर गोइंग, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन है, और इसको हम आसान अल्फाजों में साउंड क्वेश्चन कहते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, साउंड क्वेश्चन। इसमें आपकी आवाज में सवाल है, आपके लहजे में सवाल है। यू आर गोइंग, बताया नहीं लेकिन तुमने, यू आर गोइंग
तुम जा रही हो, बोलते ना उर्दू में, तुम जा रही हो। हाँ तो इन सब के बाद अब मुझे यहाँ रुकने का क्या फायदा। यू आर गोइंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हेल्प मी, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में या तो आप ऑर्डर देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज, या फिर आप एडवाइस करेंगे। जब आप एडवाइस करते हैं तो आप क्या कहते हैं, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, ये आपने एडवाइस कर दी। ठीक है, अगर आप ऑर्डर करते हैं, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, बॉस आपका कह रहा है वक्त पर आया करो, यस सर। तो जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। अब सेंटेंस के बाद फिर एक और चीज आ गई, वो है क्लॉज। पहली क्या चीज बताई मैंने, फ्रेज, फ्रेज के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर भी मैंने संडे 3 बातें बताई कि सेंटेंस एंड्स ऑन फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब आपके सामने आ गई है क्लॉज। अच्छा, ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज बेसिकली, गोरा कहता है सेंटेंस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। एक जुमले के अंदर एक जुमला, ये क्लॉज है। एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट का मतलब खुद को, डिपेंडेंट का मतलब मोहताज। डिपेंडेंट का मतलब मोहताज और इंडिपेंडेंट का मतलब खुद मुख्तार। अब अगर मैं ये कहूं, इफ यू ज्वाइन SKH इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन क्लासेस, तो अब आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं कि जी सर आगे बोले क्या होगा, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, हो ही ना जाए सर। इफ यू ज्वाइन SKH इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन क्लासेस, क्या होगा, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, आगे सुनना चाह रहे हैं आप। यानी कि जब आप आगे सुनना चाह रहे हैं तो इफ क्लॉज इज डिपेंडेंट क्लॉज, मोहताज है ये जुमला एक और जुमले का, यू विल इंप्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स, यू विल इंप्रूव योर स्पोकन लैंग्वेज। चलिए अच्छा आगे देखिए, व्हेन यू कम, जब तुम आओगी, जब तुम आओगी। हाँ तो आगे बोले सर, आई विल कट केक, तो मैं केक काटूंगा। अगर मैं ये कह रहा हूं व्हेन यू ज्वाइन, व्हेन यू कम, अब आगे पूछना चाह रहे हैं आप, सुनना चाह रहे हैं जी सर आगे बोले, जब तुम आओगी व्हेन यू कम, हाँ हाँ आगे तो बोले, until it rains, जब तक बारिश नहीं होगी, how will you grow plants, how will everything get better, सब कुछ कैसे ठीक होगा। आज जब तक बारिश नहीं होगी, आगे सुनना चाह रहे थे आप लोग, ठीक है ना। यानी कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, उसे किसी और की जरूरत ही नहीं है, आई विल किल यू, जान से मार दूंगा तुमको, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है इफ यू टच माय सेल फोन अगेन। लेकिन अगर मैंने ये बात कही, इफ यू टच माय सेल फोन अगेन, अब आगे सुनना चाह रही है, हाँ तो क्या कर लो बेटा, क्या कर लो, कोई बात, आई विल किल यू, सिर्फ इतना अगर मैं बात बोलता हूँ, आई विल किल यू, मैं जान से मार डालूंगा तुमको। ये इसको किसी की जरूरत नहीं है, बात खत्म हो गई। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई वुड बी देयर, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मैं वहां होता अगर, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, आई वुड बी देयर बट आई डोंट हैव टाइम। आगे चलते हैं, अब आ जाइए सेंटेंस फॉर्मेशन पर। जनरली एक सेंटेंस जो हम बनाते हैं, जो स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे आप जुमला बना लेते हैं, ऐसे ही है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आज हमने इसमें एक नई चीज देखी, और वो क्या है, एडवर्ब। ये एडवर्ब बहुत काम आने वाला है आपकी जिंदगी में।
अब आप देखिएगा, सरसीब टीचर्स अस एवरीडे, सरसीब हमें रोज पढ़ाते हैं माशाल्लाह। एवरीडे को आप पहले ले आइए, एवरीडे सरसीब टीचर्स अस, सरसीब हमें रोज पढ़ाते हैं। सरसीब एवरीडे टीचर्स अस, सरसीब हमें रोज पढ़ाते हैं। यानी कि आप एडवर्ब की, यानी कि आप एडवर्ब की जगह को अगर बदल रहे हैं तो उसकी मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं आ रही है ना। If you change the place of an adverb, there is no difference in the meaning of a sentence. देखिए, ठीक है। अब आप एवरीडे के ऊपर छोटी सी एक और बात बता दूं, एवरीडे को मिलाकर लिखोगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। एवरीडे को एवरी अलग, डे अलग, एवरी डे, एवरी संडे, तो ये एडवर्ब का काम कर देता है। एवरी मंडे, ठीक है ना। एवरीडे का मतलब होता है रोजाना बिला नागा, और एवरीडे को मिलाकर लिखा तो ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रोजमर्रा। मैं कहूं रोज, एवरीडे स्पोकन एक्सप्रेशंस, रोजमर्रा बोले जाने वाले जुमले, एक्सप्रेशंस या सेंटेंसेस या फिक्रे। एवरीडे प्रॉब्लम, रोजमर्रा के मसले मसाइल, एवरीडे प्रॉब्लम, एवरीडे प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो एवरीडे को मिलाकर लिखेंगे तो क्या है बेटा, एडजेक्टिव। अलग करेंगे तो ये एडवर्ब की मीनिंग देगा आपको, हर रोज, रोजाना मिलाना आना। सर अच्छा, एवरीडे और डेली में क्या फर्क है? एवरीडे और डेली की अगर फर्क की बात करूं तो बेटा एवरीडे का मतलब रोजाना बिला नागा, और डेली का मतलब है रोजाना, लेकिन इसमें नागा है, डेली के अंदर नागा है, छुट्टी है। आई गो टू ऑफिस डेली, आप ये नहीं कहेंगे आई गो टू ऑफिस एवरीडे, आप क्या कहेंगे? आई गो टू ऑफिस डेली, क्योंकि सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है, ठीक है ना। दिस इज अ छोटी छोटी बातें काम आती है। समटाइम्स शी कॉल्स मी, शी कॉल्स मी समटाइम्स, शी समटाइम्स कॉल्स मी, इसमें तीनों में वही बात है, एडवर्ब की जगह तब्दील हो रही है। अगर एडवर्ब शुरू में जाता है अपने बाद कॉमा लेता है, कैपिटलाइजेशन हो जाती है, कैपिटल हो जाता है। बाकी जगह आप देख लें, कोई परेशानी की बात नहीं है। He usually plays cricket, usually he plays cricket, he plays cricket usually. Yesterday के साथ भी वही हुआ, yesterday I called Sarah, I called Sarah yesterday, I yesterday called Sarah. लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई, हम अपनी जगह को नहीं बदल रहे, बस जहां पर हम हैं वहीं पर है, हमें मत छेड़ो, हमें मत छेड़ो, जहां पर है अच्छे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। अब कौन कौन, जैसे आप देखिए, मैंने नेवर और ऑलवेज को लिखा हुआ है ना। ही नेवर बाय सेल फोन, ही नेवर बायज सेल फोन। अगर मैं ये कह रहा हूं ही नेवर बाय सेल फोन, ही ऑलवेज डिस्टर्ब्स अस, अब मैं नेवर और ऑलवेज की जगह को चेंज करूं तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको चेंज करके देख ले, आपको भी बुरे लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं लेकिन सर नेवर शुरू में देखा है, ऑलवेज शुरू में देखा है। भाई देखा होगा, अंग्रेजी में सब दिखता है, अंग्रेज है ना, सब दिखता है भाई। देखें, नेवर कॉल मी अगेन, ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली, देखिए नेवर ऑलवेज जुमले के शुरू में। लेकिन इससे पहले भी कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन हम मुंह पर नहीं लेकर आते, और वो होता है यू, यू नेवर कॉल मी अगेन, यू ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली। लेकिन जनरली ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर अमूमन सब्जेक्ट नहीं लगाते। नेवर कॉल मी अगेन, दोबारा मुझे कभी फोन मत करना। ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली, हमेशा नाश्ता जल्दी किया करो, ठीक है। अब इस पे और गहराई में बात करने वाला हूं। अगर आप ये देखिएगा, ऑन संडे, छोटी सी बात है, लास्ट संडे, ऑन संडे, इट्स अगेन संडे इज एन एडवर्ब। संडे से पहले आप प्रपोजिशन लगा रहे हैं ऑन संडे, लेकिन अगर लास्ट का वर्ड आ जाए, एवरी का वर्ड आ जाए, नेक्स्ट का वर्ड आ जाए, अब संडे से पहले कोई प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। एवरी संडे, लास्ट संडे, नेक्स्ट संडे। शी कॉल्ड मी लास्ट संडे,
शी कॉल्ड मी लास्ट संडे। शी कॉल्ड मी लास्ट संडे अगर मैंने इस्तेमाल कर दिया तो मुझे अब ऑन लगाने की जरूरत नहीं। शी कॉल्ड मी, शी कॉल्स मी एवरी संडे, शी विल कॉल मी नेक्स्ट संडे। नो नीड फॉर ऑन, छोटी सी बात है, याद रखिएगा। आई वॉज बोर्न इन जनवरी, आई वॉज बोर्न इन जनवरी, जनवरी से पहले इन लग रहा है, जब लास्ट लगा दिया तो अब इन बताइएगा। दिस इज अगेन अ कॉमन एरर ऑफ पाकिस्तानी इंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश का ये कॉमन एरर है। आई वेंट टू मरी इन लास्ट जनवरी, जी नहीं, आई वेंट टू मरी लास्ट जनवरी। क्लियर? चले आगे, किसी का कोई सवाल? क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बना सकते हैं? कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब? सोचे सोचे सोचे। जी सर, बिल्कुल बना सकते, बना दिया बल्कि आपने। सोनिया प्लेस क्रिकेट, सारा ड्रिंक पेप्सी, दे ड्राइव अ कार, आई ईट फूड, ही राइट्स अ लेटर। डन हो गया। वी कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब। कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट? सर बिल्कुल बना सकते हैं, आपने बना दिए हैं। शी टॉक्स, शी टॉट, शी टीचर्स, आई अंडरस्टैंड, बर्ड्स फ्लाई, she knows, she works. We can make a sentence without an object, we can make a sentence without an adverb. It means that they are not important part of a sentence. Sentence के इतने अहम जुज नहीं है, they are not important part, they are not essential part of a sentence. So can we make a sentence without subject? क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? yes or no? क्या हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं? जल्दी से यस और नो। अगर यस तो टिक लगा दीजिए। यस, किसी क्या, लेकिन एक ने कहा आप लगा सकते, दो एक ने कहा नहीं लगा सकते। कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट? यस, तीन लोगों ने कहा यस, गणेश ने कहा यस, चैला ने कहा यस, जोया ने कहा यस। वी कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट। आइए मैं आपको को जो नहीं दिख रहा है वो दिखाता हूँ। कंप्यूटर जी स्क्रीन को बड़ा कीजिए और गौर से देखिए इस जुमले को। जो आपको नहीं दिख रहा है वो अब दिखेगा। कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट? यस कहने वाले गौर से देखिए। कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट? सर ऊपर फॉर्मूले में तो आपने लिखा ही नहीं है ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। उस फॉर्मूले को देख रहे हैं तो हम कह रहे नहीं, नीचे जुमले में देखते हैं तो आपने जुमले के अंदर तो एक सब्जेक्ट को लिखा है। जुमले को जब हम पढ़ते हैं तो कॉल सारा नाउन, और जब आप जुमले को पढ़ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट को पढ़ भी नहीं रहे। अजीब बात है ये, लिखते भी हैं फिर पढ़ते भी नहीं है, फिर बार बार हम हमें कंफ्यूज करते हैं कि बताइए क्या हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं या नहीं। किस समस्या में डाल दिया सर आपने भी, इतना कंफ्यूज हम पहले कभी नहीं हुए। ओपन द डोर नाउ, डोंट कॉल हिम टुनाइट। सर सब्जेक्ट लिखा हुआ भी है और आप पढ़ भी नहीं रहे, इसका मतलब अब बात को समझना है। हम जबान पर सब्जेक्ट को लाए बगैर जुमला बना सकते हैं। जुमला बनाने की इजाजत दे दी है गोरे ने। यू कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट। मैं कहता हूं विदाउट ब्रिंगिंग इट ऑन योर माउथ, ऑन योर टंग। गोरा अपनी किताब में लिखता है सर, डोंट, यू कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट। लेकिन वो अब उसकी अगर आप गहराई, उसका लेयर्स, बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा उसके मतलब, उसका मतलब क्या है। वो कहता है you can make a sentence without bringing you on your tongue. आप you को जबान पे लाए बगैर जुमला बना सकते हैं, लेकिन वहां पर you होगा। और एक डेफिनेशन में ये भी लिखता है
In imperative sentence, the subject is hidden because it is, and we don't use it because it is definite. क्योंकि वो definite होता है कि यूं ही है वहां पर मेरे सामने सारा खड़ी है, मैंने कहा fetch me a glass of water. मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है उसको तुम पानी लेकर आओ, मैं ये बोल देता हूँ पानी लेकर आओ, fetch me a glass of water, दरवाजा बंद करो, close the door. जिस जो मेरे सामने खड़ा है डेफिनेटली वही काम करेगा, तो यू में क्यों लगाऊं? इसका मतलब है, अब बात समझ आ रही है कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बनता, लेकिन सब्जेक्ट को जबान पर लाए बगैर इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जुमला बन जाता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिए, हेल्प मी, कॉल हर, डोंट नॉक एट द डोर, डोंट डिस्टर्ब मी, कॉल सारा, बन रहे जुमले। लेकिन सर कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि यू जबान पर आया है, आया होगा, बिल्कुल आया होगा, तुम अपना मुंह बंद रखो, गुस्सा आ गया भाई, यू कीप योर माउथ शट। जब गुस्से में होंगे तो आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू शट अप, यू शट अप, यू डैश, आ गया, यू गेट आउट, यू गो टू हेल, यू गो टू हेल, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, तुम मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, तुम घर से बाहर निकलो, मेरे बाप ने घर दिया था, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, तुम तो खड़े मत, डोंट यू स्टैंड अप, तो मेरी बात सुनो, हाँ यू मिस्टर, यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात सुनो, इधर आओ, यू लिसन टू मी। अब आपके ससुराल वाले आ, हालात ही बदल गए, अरे लीजिए ना, यू जस्ट हैव सम kebabs, कुछ लीजिए ना, यू जस्ट सिट हियर, अरे आप यहाँ बैठिए। होता है ना घर में एक नया सोफा एक पुराना सोफा, तो जो नए मेहमान खास मेहमान आते हैं, अरे यू जस्ट सिट हियर, पप्पू उठो तुम जाओ वहां जाके बैठो पुराने सोफे पे, यू जस्ट सिट हियर, यहाँ बैठे, होता है ना सोफे पे बैठे अंदर धस जाते हैं पुराने वाले सोफे, यू जस्ट सिट हियर, आप यहाँ बैठे, यू जस्ट सिट हियर, यू यू जस्ट लिसन टू मी, आप मेरी बात तो सुने, यू जस्ट लिसन टू मी, सर आप मेरी बात तो सुने, सर एक दफा सुन तो ले प्लीज सर, सर प्लीज सर, यू जस्ट लिसन टू मी, डोंट यू गो, तो सीधा जाओ ना। काजल से कहता है बच्चा शिमला की पहाड़ी के पास, डोंट यू गो, तो सीधा जाओ ना। वो बच्चा क्या कर रहा होता है, काजल को बना रहा होता है, परसुएट कर रहा होता है, आमादा कर रहा होता है, तो सीधा जाओ ना, डोंट यू गो। लेकिन काजल को जाना होता है, शादी होती है उसकी, नहीं रुक सकती बेटा, मैं फिल्म खत्म करनी है बेटा, डोंट यू गो, तो सीधा जाओ ना। इसमें अगर आगे आप ये भी लगा देना डोंट यू गो कैन यू, तो ये जुमला बड़ा अच्छा बन जाएगा, डोंट यू गो कैन यू, तो सीधा जाओ ना। फिर आपसे अगला सवाल, यानी कि ये बात समझ आ गई कि हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वहां पर होता है, और कभी कभार वो सब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने आ जाता है जब हमें गुस्सा आता है या जब हम किसी को आमादा करते हैं। ठीक है, फिर आपसे अगला सवाल, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं सर। ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ठीक है, आई राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ, आई राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ, इस जुमले में दो सब ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनका नाम क्या होता है, बताइए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो उनका नाम क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद समथिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद समबडी। जो आपके एक्शन को रिसीव करता है ना डायरेक्टली, वो समथिंग होता है, और जो इनडायरेक्टली आपके एक्शन को रिसीव करेगा वो समबडी होगा। अब
जरा नीचे फॉर्मूला देखिए, समथिंग टू समबडी, समबडी समथिंग। गोरा कहता है कि अगर समथिंग को पहले लाएंगे तो टू आएगा, अगर समथिंग को पहले लाएंगे तो टू आएगा और फिर somebody लगेगा, समथिंग टू somebody। अगर somebody को पहले लाएंगे तो टू की जरूरत नहीं है, somebody समथिंग। क्या मतलब सर? आओ इसको हम आपको नीचे जो सेंटेंस लिखा है इसको पढ़ो और समझो। I asked a question, I asked a question। a question क्या है? somebody या something? something सही है ना? I asked Ali, Ali क्या है? something, somebody, very good। I asked a question, I asked Ali। मैं सवाल पूछता हूँ, मैं अली से पूछता हूँ, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ, अगर मैं somebody और something दोनों को एक साथ रख दूं, I asked a question to Ali, I asked something to somebody। अच्छा somebody को पहले ले आओ, I asked Ali a question, एक ही मतलब है, no difference in meanings at all। I teach somebody मतलब I teach Sara, I teach Sara, somebody Sara। I teach something, I teach English। अब इस somebody something को जोड़ो, I teach something to somebody, I teach somebody something, है ना? I teach something to somebody, I teach somebody something। तो I teach English to Sara, English क्या हो गया? something to somebody, सारा। सारा को पहले ले आओ, I teach Sara English। आसान है ना, मुश्किल नहीं है। I give सादिया a lecture, सादिया पहले आ गई, सादिया को बाद में कर दो। I something को पहले ले आओ, I give a lecture to सादिया। मैं आपको बताऊं ये इंग्लिश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्मेशन है ये, समथिंग टू somebody, somebody something। डिक्शनरी में भरी पड़ी है ये फॉर्मेशन, तो ये बुनियादी बातें हैं जब भी पढ़ा रहा हूँ। समथिंग टू somebody, somebody something याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं सर, एक सवाल है आगे चलने से पहले, उस सवाल का जवाब भी फिर मैं दूंगा। सर आपने देखिए सबसे पहले हमसे कहा एक ऑब्जेक्ट लगाओ, हमने लगा दिया, फिर आपने ऑब्जेक्ट उड़ा दिया कि ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, हमने बना लिया, फिर आप आए आखिर में दो ऑब्जेक्ट्स लगा लो। सर ये बात समझ नहीं आ रही, कभी दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, कभी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ये कौन फैसला करता है, आप या कोई और भी आपके पीछे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्या सवाल किया है कि कभी दो ऑब्जेक्ट, कभी दो ऑब्जेक्ट, कभी एक ऑब्जेक्ट, कभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं। तो सर ये मसला किसका है? गौर से देखें, ये मसला किसका है? ये मसला है वर्ब। आप वर्ब को बहुत सीधा समझ रहे हैं, लेकिन वर्ब जब आप पढ़ेंगे ना तो वर्ब ऐसे ही है जैसे हमारे बॉडी के अंदर हार्ट। कहां कहां जा रही है ना हार्ट से हमारी वेन्स, पूरे बॉडी का ताल्लुक आपके हार्ट से है, आपके ब्रेन से है। तो मैं कहता हूं जो आपका वर्ब है ना, वो अंग्रेजी का ब्रेन भी है और अंग्रेजी का हार्ट भी। ठीक है, दोनों के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, दोनों के बगैर अंग्रेजी मुमकिन नहीं, इसी तरह से वर्ब के बगैर भी अंग्रेजी मुमकिन नहीं। तो वर्ब क्या है अब देखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। आखिरी बात है आज की, फिर छुट्टी आप लोगों की, फिर मिस तहमीना आपका इंतजार कर रही है डिस्कशन क्लास में। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? कभी अगर आपने डिक्शनरी को पढ़ा हो तो डिक्शनरी के अंदर लॉन्ग ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह के वर्ड्स लिखे होते हैं वी एन और वी डबल एन, कभी समझ नहीं आए होंगे इसका मतलब क्या है। आज लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैं आपको ये बता रहा हूँ इन दोनों का मतलब क्या है। बड़े बड़े टीचर फेल हो जाते हैं, हमारे टीचर ने हमें बताया था तो हम आपको बता रहे हैं, वरना मैंने कहीं किसी किताब में नहीं देखा
मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है अंग्रेजी की, लेकिन उन किताबों में नहीं देखा कि हमारे टीचर ने हमें बताई थी बात। तो बेटा ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये बात आपको किताबें नहीं बताएंगी, ठीक है ना। वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू VN। वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू VNN। ये डिक्शनरी के अंदर लिखा होता है। कहता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स की निशानी क्या है, डिक्शनरी में कैसे पता चलेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है, वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट, वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब के बाद या तो एक ऑब्जेक्ट आता है या दो ऑब्जेक्ट आता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। सर अगर डिक्शनरी के अंदर कोई वर्ब लिखा हुआ और उसके आगे VN लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसके बाद डबल ऑब्जेक्ट नहीं आता। अच्छा सर अगर किसी वर्ब के आगे VN भी लिखा हुआ है और VNN भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसके बाद सिंगल ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, ये डबल ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। आई आस्क अली, जुमला खत्म, यानी कि सिंगल ऑब्जेक्ट ले सकता है ये। आई आस्क अली अ क्वेश्चन, इसका मतलब है डबल ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। तो आप डिक्शनरी खोल के देना, आस्क के अंदर तुम्हें VN और VNN दोनों लिखा हुआ नजर आएगा। ऑक्सफोर्ड एंड वेल्स लर्नर्स या लॉन्गमैन या कॉलिंस या वेबस्टर्स या चैम्बर्स, इन डिक्शनरीज में देख लेना, लोकल डिक्शनरीज में मत देखना, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। तो फिर क्या लेते हैं सर, देखो पहला कुछ भी नहीं लेते। जुमला देखो, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, वर्ब फ्लाई इज अ वर्ब, खत्म, बात खत्म। बर्ड्स फ्लाई नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। नहीं सर कुछ तो लगाए सर, ऐसा ऐसा ना करें भाई। अगर ये कुछ लेंगे, चले बर्ड्स फ्लाई, मैं इसके बाद प्रेपोजिशन लगा देता हूँ इन द स्काई, देख ले आगे। वर्ब या तो प्रेपोजिशन आ जाएगा, ये एडजेक्टिव आ जाएगा, या एडवर्ब आ जाएगा। देखो आई गो टू स्कूल एवरी डे, टू क्या है, प्रेपोजिशन। आई गो टू स्कूल एवरी डे। ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड। अब ये ही इज टायर्ड, अगर मैं ये कह रहा हूं ही इज टायर्ड, ये टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ही ड्राइव्स स्लोली, ये स्लोली क्या है, एडवर्ब है। देख लो सर की बातें सच हो गई, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, कुछ नहीं। और आज का आखिरी सवाल, बताओ बताओ तमाम स्टूडेंट जल्दी से बताओ, फिर छुट्टी तुम लोगों की। पैसिव वाइज जब आप लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, तो सबसे पहला रूल तुम्हारे टीचर ने क्या बताया था, पैसिव में सबसे पहला काम क्या करते हैं पैसिव में, यस आयशा। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट फर्स्ट यही पहला रूल था ना, एंड यूज बाय सब्जेक्ट बना, ये सबसे पहला रूल था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब मुझे ये बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा, नो, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव प्रेपोजिशन और एडवर्ब होगा, तो इस वजह से आसान जबान में बताओ। लाइक ये तो किसी की क्वालिटी हम शो कर रहे हैं, तो आसान क्वालिटी और जबान में क्वांटिटी बताओ। स्टार्टिंग में। क्यों नहीं बनेगा भाई इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव, कोई आसान जबान में बता दे, 4 लफ्जों में बता दे। क्योंकि ये अपने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं लेता, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, एग्जैक्टली बनेगा ही नहीं। आ रही है बात समझ में? जब एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है कहकशा, तो फिर पैसिव पॉसिबल नहीं है। तो ये बात बुनियादी बात है ये। अब देखो पैसिव पढ़ोगे तुम लोग अपनी छठी स्टेज में, लेकिन मैंने आज ही वो पाइपलाइन डाल दी है। जब मैं हम देखिए, जब एक ठेकेदार होता है ना, जो कंस्ट्रक्टर होता है ना किसी बिल्डिंग का, उसको पता होता है जब वो 8वीं मंजिल बनाएगा तो, और जब फिनिशिंग का काम आएगा तो कौन कौन सी लाइनें चाहिए होंगी। तो उसे केबल का तार चाहिए होगा, घर में गर्म पानी की लाइन, पानी की लाइन, ठंडे पानी की लाइन।
अब ऐसा तो नहीं होगा ना घर पूरा बना दिया, आप कहेंगे लो भाई अब हमें गर्म पानी की लाइन डालनी है, दोबारा तोड़ फोड़ शुरू हो गई। नहीं भाई, मुझे दोबारा तोड़ फोड़ थोड़ी नहीं करनी है कि बेटा आओ मैं पहले तुम्हें जी ट्रांसलेट, नहीं भाई नहीं, जिंदगी गुजर गई है बेटा इन चीजों को पढ़ाते हुए। तो हमने जिस तरह से आपके ये लेक्चर्स डिजाइन किए ना, अगर आप वाकई प्रोफेशनली इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपकी बुनियाद ऐसी बनाई जा रही है कि जब आप 6 मंथ में भी जाएंगे तो आपसे मैं ये कहूंगा आपको मैंने फर्स्ट 12 लेक्चर्स में ये बात बताई थी, फिर आप कहेंगे हाँ जी सर याद आ गया। तो अब इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की आप लिस्ट भी सर्च कर सकते हो, मजीद इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है बेटा, और मिस तमीना इज वेटिंग फॉर यू। कल आपकी मुलाकात मिस महक से होगी, जिन बच्चों का आज पहला दिन था। परसों मेरा लेक्चर होगा। कल मेरा वोकैबुलरी का सेशन भी है, कल से मेरा वोकैबुलरी का सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। उसका मैसेज आएगा तो क्लास ज्वाइन कीजिएगा, 7 से 8 में होगा। अल्लाह करे बस मैं घर पर पहुंच जाऊं, मेरी एक मसरूफियत है। तो इंशाल्लाह अगर